हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर क्रिकेट लवर्स। स्पोर्ट्स रूम पर दोबारा आपका स्वागत है और आज के क्रिकेट बाज आईपीएल 2025 में हम बात करेंगे दिल्ली और बेंगलोर के बाद आज चलेंगे सबसे पहले माया नगरी मुंबई। और मुंबई के वानखेड़े में मैच तो हम देखते रहते हैं, मगर मुंबई इंडियंस के इस बार हालात कैसे होंगे इस पे आज बात करेंगे। और मेरे साथ मेरे दोनों क्रिकेट बाज रोहन और राहुल जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आपका फर्स्ट एपिसोड को मिला। बहुत सारे आपके डीएम आए, बहुत सारे आपके मैसेजेस आए और हमारी एनर्जी भी डबल हो चुकी है। और आज की डबल एनर्जी में शुरुआत मुंबई इंडियंस से। तो राहुल कैसे हो आप? बस बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। बस बढ़िया है राहुल। तो सबसे पहले स्क्वाड बता देते हैं अपने व्यूअर्स को। जी, मुंबई इंडियंस का स्क्वाड है अला गजनफर अफगानिस्तान के, अर्जुन तेंदुलकर, अश्विनी कुमार, डेविन जॉन जेकब्स, दीपक चहर, हार्दिक पांड्या कैप्टन, जसप्रीत बुमराह, कर्ण शर्मा, लिजार्ड विलियम्स, मिचेल सैंटनर, नमन धीर, राज अंगद बावा, रीस टॉपली, रॉबिन मिन्स, रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, शिवजीत कृष्णन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, वेंकटा पेनमेट्सा, विग्नेश पुथुर एंड विल जैक्स। तो रोहन, मुंबई इंडियंस में 4 इंडियन कैप्टन्स खेल रहे हैं यार। रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, पांड्या और हमारे स्काई सूर्य कुमार यादव। इनफैक्ट तिलक वर्मा भी हमारे इंडिया के कैप्टन थे। ये भी एक और कैप्टन, तो 5 कैप्टन्स खेल रहे हैं। तो क्या लगता है मुंबई इंडियंस इस बार आईपीएल में कुछ धमाल करने वाली है या नहीं, ये बताइए। जी, मेरे हिसाब से भैया ये एक बहुत बैलेंस स्क्वाड है। अगर आप देखो, जैसा आपने कहा कि 4 कैप्टन्स हैं इस टीम में पोटेंशियली, लेकिन आई थिंक कंफर्म हो चुका है कि हार्दिक पांड्या ही कैप्टनसी करने वाले हैं इस साल भी। बट ऑन एंड ऑल ये पूरी स्क्वाड जो आप देखो इस बार बहुत बैलेंस्ड है। ज्यादा स्लॉट्स फिल करने थे नहीं, क्योंकि आपके पास इंडियन स्टार्स इतने ज्यादा हैं, तो आपको 4-5 डिसेंट ओवरसीज बाय करनी थी जो आपकी 11 में स्टार्ट करेंगे। उनमें इन्होंने रायन रिकल्टन एज एन ओपनर ले लिया, विल जैक्स एज एन ओपनर ले लिया जो थोड़ी बॉलिंग भी करा सकते हैं। इन्होंने बोल्ट को वापस ले लिया जो इनके लिए पहले खेल चुके हैं और ट्रॉफी जिताने में बहुत बड़ा हाथ था इनका। उसके बाद इन्होंने रीस टॉपली को एज अ बैकअप ले लिया है बोल्ट के लिए, जो कि अपने आप में किसी और टीम में शायद स्टार्ट कर रहे हो। उसके बाद इन्होंने और लिजार्ड विलियम्स ले लिया, ये भी एक साउथ अफ्रीका के बहुत अच्छे बॉलर है, डेक हिट करने वाले। मिचेल सैंटनर, ऐसे प्लेयर तो बताइए, चेन्नई ने इनको छोड़ा, बहुत वहां स्टार्ट करते थे, ये बहुत बड़े अच्छे स्पिनर है जो बैट भी कर सकते हैं नंबर 7 या 8 पे। और जो इन्होंने अल्लाह गसानफर लिया है अफगानिस्तान का, इनको तो मैं रिसेंटली फॉलो कर रहा हूं। ये साउथ अफ्रीका के सभी सीरीज हुई थी, 6-6 विकेट ले रहे हैं, लेग स्पिनर है, बहुत अच्छे स्पिनर है और ये रीड करना इनको बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। तो ऑन एंड ऑन बहुत अच्छी स्क्वाड है, स्लॉट सारे फिल है। अब बस डिपेंड करता है कि क्या वो केमिस्ट्री रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार, बुमराह इनके बीच बैठेगी, जो शायद इस साल मिसिंग थी। जो मैं ये रोहन ने बोला है उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। पिछले साल हमने देखा मुंबई इंडियंस को जब हार्दिक पांड्या ने को कैप्टन बनाया था तो क्या ही हुआ, तो वो हम सब ने देखा था हर स्टेडियम में। लेकिन कहीं ना कहीं जब T20 वर्ल्ड कप में जब वो रोहित और हार्दिक पांड्या गले मिले वर्ल्ड कप जीतने के बाद, तो लोगों ने एक सहानुभूति भी दिखाई हार्दिक पांड्या की तरफ और एक लगाव भी हो गया। तो अब शायद ये माहौल चेंज हो जाए। तो वो जो वो भाईचारा मिसिंग था पिछले साल, अब सारे एक साथ आ रहे हैं और रोहित की बैकिंग हार्दिक पे है। तो अब ये क्या मुश्किल। राहुल, ये वर्ड बड़ा सही बोला आपने, भाईचारा। तो वो जो केमिस्ट्री और भाईचारा, जो केमिस्ट्री मिसिंग थी और भाईचारा बनके निकला, तो एक गुजराती पांड्या और एक हमारे रोहित शर्मा, आमची मुंबई वाला हमारा धड़क जबरदस्त प्लेयर। आपको लगता है ये दोनों अगर वापस केमिस्ट्री अपनी जोड़ के रखेंगे और साथ में स्काई तो है ही, तो फिर धमाल मचाएगी मुंबई इंडियन? इस साल मुंबई इंडियंस की जो बैटिंग है, पहले तो उनके रिटेंशन ही एक नंबर के पावर हाउस प्लेयर्स हैं सारे। रोहित ले लीजिए, पांड्या ले लीजिए, सूर्य कुमार ले लीजिए, तिलक वर्मा जो इस वक्त अपने शायद सबसे बेस्ट फॉर्म में है, और हमारे आज जनरेशन के बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह भी हैं। उसके साथ ट्रेंट बोल्ट का होना, और ओपनिंग में ये मत भूलिए कि हमने बात नहीं किया विल जैक्स, जो आरसीबी ने पता नहीं कैसे लेट गो कर दिया, लेकिन विल जैक्स एक बहुत ही पावर हाउस ओपनर है। मतलब वो
छोटे से जो आजकल जैसे विकेटें बन चुकी हैं उनके लिए तो ये मतलब वॉक कहते हैं पीस ऑफ केक है, वॉक इन द पार्क है जैसे कहते हैं। वो एक नंबर के डिस्ट्रक्टिव ओपनर है। उनके रिप्लेसमेंट रायन रिकल्टन, वो बेसिकली एक कह दीजिए क्विंटन डिकॉक के कार्बन कॉपी है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, वैसे ही बैटिंग करते हैं, विकेट कीपर, तो रिप्लेसमेंट के तौर पे रायन रिकल्टन भी अच्छे हैं। और दो लेफ्ट आर्म पेसर्स रीस टॉपली और ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट तो क्या ही कहें, वो क्रिकेट में फुटबॉल खिलाने वाले इंसान है। 3-4-4 2-4-3 कर देते हैं। सीजन बॉलर है, रिटायर्ड होने के बावजूद भी इतने अच्छे प्राइस में उनको ले लिया गया है, कुछ तो बात होगी उनमें। मैं भी यहाँ पे कंटिन्यू बंदे की बात करना चाहूंगा। ये झारखंड से आते हैं विकेट कीपर बैट्समैन रॉबिन मिल्स, क्रिस गेल ऑफ झारखंड कहते हैं। हाँ जी, इनको मुंबई इंडियंस के डेवलपमेंट प्लान में पिछले 2-3 साल से है। पिछले साल ये नहीं खरीद पाए, पर अभी आकाश अंबानी ने कहा भी ऑक्शन के बाद कि हमारे डेवलपमेंट प्लान में 2-3 साल से थे एंड वी आर वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट टू बाय हिम। तो रॉबिन मिल्स आप कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है स्टार्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो विकेट कीपर है। और अगर आप देखें मुंबई के स्क्वाड में 2 ही विकेट कीपर्स हैं, वो एक रॉबिन मिल्स है और रायन रिकल्टन है। मैं यही बात दोनों से आपसे करने वाला था कि क्या लगता है ओपन कौन करेगा मुंबई इंडियंस? ओपन मैं एक बार बता देता हूं, आज 4 महीने पहले मेरे हिसाब से एक टेंटेटिव 11 क्या हो सकती है मेरे लिए। वो रोहित शर्मा ओपन करेंगे विल जैक्स के साथ। डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग पेयर है, बहुत अच्छा ओपनिंग पेयर है। विल जैक्स में आपको एक ऑफ स्पिनर भी मिल जाता है जो आपको 2-3 ओवर तो निकलवा के दे सकते हैं। 3 पे तिलक वर्मा, 4 पे सूर्य कुमार यादव तो डिस्ट्रक्टिव है ही, 5 पे हार्दिक पांड्या कैप्टन, 6 पे नमन धीर जो कि मुंबई के लिए 5-6 पे 3-4 पे खेले थे इस साल और उन्होंने बहुत अच्छी पारियां खेली थी, अच्छे स्ट्राइक रेट पे भी खेली थी। 7 पे आपके झारखंड के विकेट कीपर रॉबिन मिल्स स्टार्ट करेंगे मेरे हिसाब से, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। 8 पे मिचेल सैंटनर या फिर अला गसानफर में से कोई भी खेल सकता है। मैं सैंटनर के एक्सपीरियंस का जाऊंगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बैटिंग भी नंबर 8 पे अच्छी करेगा, मैं उसका जाऊंगा। 9 पे दीपक चहर जो कि ओपनिंग स्पेल डालेंगे ट्रेंट बोल्ट के साथ, तो एक तरफ से दीपक चहर की स्विंग, एक तरफ से ट्रेंट बोल्ट की स्विंग, फुटबॉल ये दोनों खिला सकते हैं। एंड दिस अलाउज जसप्रीत बुमराह टू कम आउटसाइड ऑफ द पावर प्ले एंड मिडिल ओवर्स एंड डेथ ओवर्स जो उनके बेस्ट फेज है उसमें वो डोमिनेट कर सकते हैं। तो बुमराह 11। मैं अपने हिसाब से देख रहा हूं ना, तो मुझे लग रहा है कि जो सबसे खतरनाक तुरुप के इक्के होंगे, जो एटम बॉम्ब्स होंगे मुंबई के लिए ना, वो होंगे बूम बूम बुमराह और स्काई। क्या लगता है आपको? ये तो इंडिया के भी सबसे बड़े T20 प्लेयर्स है ना भैया। अगर आप देखो बुमराह और सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, ये इंडिया के लिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया के ओपनिंग पेयर इंडिया में रोहित शर्मा ओपन करते हैं, इंडिया में तिलक वर्मा 3 खेलते हैं, सूर्य 4 खेलते हैं, बुमराह खेलते हैं, तो दीपक चहर भी खेल चुके हैं इंडिया के लिए। तो सारे एक्सपीरियंस कैंपेनर्स हैं, सारे स्टार्ट करेंगे और ओवरऑल टीम ये बहुत डिस्ट्रक्टिव है, टॉप 4 में जाने वाली टीम है। मुंबई इंडियंस का सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनके पास वो प्लेयर्स है जो मिडिल ओवर्स, जो सबसे मुश्किल फेज ऑफ T20 गेम होता है या कोई भी फॉर्मेट में सबसे मुश्किल फेज होता है मिडिल ओवर्स। उनके पास बैटिंग वैसी है जो मिडिल ओवर्स में आपको रन दे सकती है, उनके पास बॉलिंग ऐसी है जो आपको मिडिल ओवर्स में रन बचा के और विकेट्स लाके दे सकती है। और रही बात मिडिल ओवर्स की बैटिंग की, तो ये रोहित शर्मा को फ्रीली खेलने में हेल्प करता है। और हमें तो पता ही, एक बार रोहित शर्मा चल गए और 20 ओवर तक टिक गए तो अकेले दूसरी टीम के लिए काफी है। अच्छा, एक चीज है, लास्ट ईयर जैसा मुंबई इंडियन के लिए सीजन रहा है, वो एक डीमोरलाइज फैक्टर भी हो सकता था। मतलब अब की जो टीम बन रही है, ज्यादा बदलाव टीम में देखने को नहीं मिले हैं। तो क्या लगता है साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होके निकलेगी इस बार मुंबई? मुंबई इंडियंस की आप सबसे बड़ी खासियत देखिए कि जो अंबानीज हैं वो हमेशा अपने प्लेयर्स को एज फैमिली लेके चलते हैं, उनको घर बुलाते हैं, उनकी अच्छी खातिरदारी करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो एक फैमिली वाला माहौल बना के रखते हैं। तो ये 5 प्लेयर जो रिटेन हुए हैं और इंडियंस, तो ये एक उनको ट्रस्ट देता है, उनको एक बैकिंग दे रहा है, जो एक अच्छा माहौल क्रिएट कर रहा है, जो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है फ्रॉम द लास्ट ईयर। एक अच्छा माहौल क्रिएट कर रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक टीम में। फिर वो मैंने जैसे आपको बोला था, भाईचारा क्रिएट करता है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल एक बहुत अच्छी स्क्वाड की तरफ जा रही है मुंबई इंडियंस एंड डेफिनेटली इन द टॉप 4 दिस ईयर। नहीं, मैं कह रहा हूं ओवरऑल टीम की हमने बात करी, बहुत अच्छी टीम है, लेकिन ड्रॉबैक्स भी डिस्कस करना मेरे हिसाब से थोड़े नेसेसरी है कि 1-2 ड्रॉबैक्स वहां पे आना भी जरूरी है। हाँ, एक आपने बोला कि क्या ये कलेक्टिव खेल पाएंगे। हालांकि T20 वर्ल्ड कप के बाद आई थिंक बहुत चीजें सॉर्ट हुई हैं, जैसे इंडिया जीता, रोहित और हार्दिक वापस दोस्त बन गए हैं, 5 इंडियंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 5 गले मिले, तो ओवरऑल आई थिंक वो सॉर्टेड है। पर अगर आप यहाँ पे ओवरसीज प्लेयर्स के नाम देखें तो कोई ऐसा प्लेयर आपको बोल्ट के सिवाय दिख नहीं रहा जो शायद किसी और टीम में करता ही करता स्टार्ट। विल जैक्स ठीक है, पर रायन निकल्टन इनएक्सपीरियंस्ड है। नहीं, मुझे सेंटिनर सही लग रहा है।
इस सैंटनर सारी सही है चीज भैया, में लेकिन सेंटिनल सैंटनर का भी आपको देखना पड़ेगा ना। सैंटनर बॉल से अच्छा कर लेंगे, बैट से अच्छा कर लेंगे, लेकिन क्या वो किसी और टीम में अगर आपके पास और स्पिनर होते, हाँ, क्या मिचेल सैंटनर ये हर बात टीम है। में स्टार्ट करते? मिचेल सैंटनर ऐसे You're जो right. कंडीशंस के हिसाब से खिलाए जाते हैं, जी। वो धोनी ने भी उनकी इज्जत किया था। लेकिन मैं एक और मिचेल सैंटनर जिस देश से बिलोंग करते हैं, न्यूजीलैंड, उसमें मुंबई न्यूजीलैंड इंडियंस से, ने एक बिल्कुल। और ट्रम्प कार्ड खेला है बेविन जेकब्स को लेके, जो एक अनकैप्ड न्यूजीलैंड प्लेयर है लेकिन बहुत ही डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है। जैसे 100 में भी वो खेलते हैं, उनकी गेम कहते हैं ना पावर हिटर हो एक तरीके से, जिसके बारे में अभी तक डिस्कस नहीं किया गया, जिनको लाइमलाइट नहीं मिली। बट ये यही मुंबई इंडियंस ने फायदा उठाया, जिसके बारे में डिस्कस नहीं किया, उन्होंने अपने पास तो रख लिया। 3 साल के लिए वो देख रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे फिनिशर बन के आ सकते हैं फ्यूचर में भी मुंबई इंडियंस के लिए। अच्छा, मेरा एक सवाल है यार आप दोनों से, इसमें जो मैं भी बहुत देर से सोच रहा था कि हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन तो हम कह रहे हैं कि चल जाएगा, इस बार केमिस्ट्री सेट कर ली है, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो गया। हार्दिक पांड्या एज ए प्लेयर कैसी परफॉर्म कर सकता है, क्या लगता है? हार्दिक पांड्या एज ए प्लेयर कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप आज ऑलराउंडर्स उठाएं T20 क्रिकेट में स्पेशली, तो हार्दिक पांड्या से बेटर आपको कोई शायद ना ही मिले T20 क्रिकेट में। वर्ल्ड कप उन्होंने इतना ज्यादा अच्छा किया, बैट बॉल दोनों से। उन्होंने आई थिंक क्लासन की विकेट ली थी फाइनल में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो और उसके बाद पांड्या अभी बड़ौदा के लिए भी खेल रहे हैं, छक्के चौके लगाए जा रहे हैं, इंडिया के लिए सीरीज में थ्रू आउट परफॉर्म करते हैं। ही इज अ बेटर बॉलर नाउ, पेस भी बढ़ गई है, वेरिएशंस भी हैं, एंड आई थिंक पांड्या एंजॉयज द चैलेंज। और एक खासियत है उसकी, अगर आप मेरे से एग्री करोगे, मुझे लगता है वो सामने वाले पे डोमिनेंस बना के रखता है। हाँ जी, चाहे बिल्कुल। सामने वाली टीम हो या सामने वाला प्लेयर हो। बिल्कुल, पांड्या जैसे प्लेयर बहुत आपको कम मिलेंगे, इसलिए मैं कहता भी हूं अगर हार्दिक पांड्या या जसप्रीत बुमराह जैसा प्लेयर ऑक्शन में आता, तो अगर ऋषभ पंत को 27 करोड़ मिल सकता है ना, तो पांड्या और बुमराह तो बैंक तोड़ देते। 30 करोड़ के ऊपर के प्लेयर है, तो पांड्या का तो कोई डाउट ही नहीं है। बस ये डिपेंड करता है कि पांड्या को थोड़ा कभी कभार ना एटीट्यूड प्रॉब्लम आ जाती है, वो उनको टेम्परमेंट अपना ठीक करना पड़ेगा। एटीट्यूड जो है बिल्कुल। वो एटीट्यूड कई बार नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है, जी, क्योंकि जी, वो जी। एटीट्यूड कई बार अपने टीममेट्स को दिखा देते हैं, Correct. जो जी। एक नेगेटिविटी में जाता है। अदरवाइज दूसरे को दिखाना एटीट्यूड उनका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो कैप्टन मुंबई इंडियंस के पांड्या, उनको भी डिस्कस कर लिया। लगता है अब हम SRK की KKR की तरफ चले। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर शाहरुख खान की बात जब होती है तो वो तो वैसे ही स्टार हैं, और शाहरुख खान की भी एक बहुत खासियत है कि अपनी टीम KKR से ऐसे रहते हैं जैसे मानो उनकी फिल्म के सेट पर उनके कलीग्स हों। उनके साथ मिलना, उनके साथ ग्राउंड में चले जाना, डांस करना, उनके साथ गपशप करना। तो KKR का स्क्वाड सबसे पहले राहुल बता दीजिए, फिर KKR को डिस्कस करते हैं। KKR की स्क्वाड है अजिंक्य रहाणे, आंड्रे रसल, अंगरीश रघुवंशी, अनुकूल रॉय, एंड्रिक नोकिया, हर्षित राणा, लुवनीत सिसोदिया, मनीष पांडे, मयंक मरकांडे, मोइन अली, क्विंटन डिकॉक, रहमतुल्लाह गुरबाज, रिंकू सिंह, रोवमन पावल, स्पेंसर जॉनसन, सुनील नारायण, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती एंड वेंकटेश अय्यर। अच्छा, इस पे मैं आप दोनों से सवाल करूं, सबसे पहले रोहन के पास जाऊंगा। रोहन, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यार इसमें ना KKR में एक चीज बड़ी जबरदस्त है, जिसको हम कहते हैं ना, हिंदी में क्रिकेट कमेंट्री का बड़ा सही वर्ड होता है, बहुत लोग यूज करते हैं, जुझारूपन। मतलब पैशन, जुझारूपन, लड़ने की वो एनर्जी। वो KKR के बहुत सारे प्लेयर्स जिनके नाम मेरे सामने आ रहे हैं, जिसमें रहमतुल्लाह गुरबाज को नाम ले ले, रिंकू सिंह का नाम ले ले, आंद्रे रसल का नाम ले ले, अजिंक्य रहाणे थोड़े से कूल नजर आते हैं। काफी सारे प्लेयर, इवन वेंकटेश अय्यर, यंगस्टर्स और यंगस्टर्स विद एनर्जी। हाँ, राणा हो गया। तो आप कैसे देखते हो KKR की इस बार की स्क्वाड को? भैया KKR की टीम मेरे हिसाब से बहुत बैलेंस्ड है। मैं KKR का एक सपोर्टर भी हूं, फैन भी हूं, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि KKR ने, पहली बात, आपके पास 6 रिटेंशन के ऑप्शंस थे, आपने 6 के 6 रिटेन किए क्योंकि आपको अपना कोर रखना था। एंड KKR ट्रॉफी जीत के आई है, एंड KKR क्यों नहीं चाहेगी हम अपने मैक्सिमम प्लेयर्स जो ट्रॉफी जिता के आए रखें। तो अगर आप देखो KKR की जो 11 भी बनेगी ना, उसमें 9 प्लेयर वही हैं जो 2024 में थे, जिन्होंने ट्रॉफी जिताई KKR को। और KKR का सबसे बड़ी खासियत है, एक तो उनका मिडिल ऑर्डर RRR, रिंकू, रमनदीप, रसल, सबसे डिस्ट्रक्टिव मिडिल ऑर्डर, और उनका स्पिन का डुओ वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, जिन्होंने उनको जिताने में बहुत बड़ा उनका एक किरदार था, वो अभी भी है। और जो ओवरसीज ऑप्शंस आप देखो, रसल, नारायण, इनके कांस्टेंट्स 10 साल से ऊपर से हैं इस टीम में। नोकिया और स्पेंसर जॉनसन में आप किसी को भी खिला सकते हो। मोइन अली के तौर पे आपके पास एक्सपीरियंस है। डिकॉक एज अ सॉल्ट का रिप्लेसमेंट मेरे हिसाब से लाइक टू लाइक ही है। गुरबाज एक और रिप्लेसमेंट आपके पास है, और रॉबमन पोवेल को आपने रखा है जो कि वेस्ट इंडीज के कैप्टन है T20 में। तो वैसा हिटर अगर आप खिला सकते हो तो वो तो अलग ही डिस्ट्रक्टिव हो गया।
बट एक क्वेश्चन जो इस टीम के साथ रहेगा भैया, कि आपने वेंकटेश अय्यर को 23-24 करोड़ में खरीदा, क्या आप उसके जगह सॉल्ट और स्टार्क दोनों को इतने प्राइस में खरीद सकते थे? और क्या अगर आपने वेंकटेश अय्यर को खरीदा है तो वो आपके ऑटोमेटिक चॉइस ऑफ कैप्टन है? क्योंकि इस टीम में कोई रेगुलर कैप्टन नहीं है। आप देख सकते हो कि क्या नारायण कैप्टन है, क्या रसल कैप्टन है, क्या वेंकटेश, रिंकू, आपको नहीं पता अभी कौन कैप्टन है। मगर एक चीज है, राहुल शायद इसका जवाब देंगे, अगर रोहन चाहते हैं। रोहन आप भी, मुझे लगता है जो एक डार्क हॉर्स है इस टीम में, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं हमेशा खेलने में, वो है सुनील नारायण। जी बिल्कुल, सुनील नारायण ऐसे प्लेयर हैं, वो कभी भी कुछ भी गेम का पासा पलट सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहते हो? लेकिन बात यह है कि हम सुनील नारायण एज एन ऑलराउंडर अगर यहाँ लेके चले तो बैटिंग में उनका सीजन बहुत अच्छा गया है, लेकिन वो थोड़े इनकंसिस्टेंट हैं, क्योंकि अभी जो लीग्स चल रहे हैं उसमें वो इतना फायर नहीं कर पा रहे जैसे वो आईपीएल में कर रहे थे। तो बैटिंग हम उनकी लेके चल सकते कि सिचुएशन अगर चल गए तो चल गए, नहीं तो फिर भगवान भरोसे। और बॉलिंग में हम वो 4 ओवर तो आपको बहुत माइजर स्पिनर है, वो तो उनके साथ फिर वरुण चक्रवर्ती का ओवर आता है, तो 8 ओवर्स आपके ऐसी स्पिन डुओ के साथ ऑन ईडन की विकेट एंड ग्राउंड, वो आपको 8 ओवर्स ऑफ गुड इकोनॉमिकल ओवर्स देता है। रही बात सुनील नारायण के बाद की एक बहुत अंडररेटेड प्लेयर, आप एक और बताना चाहता हूं मैं, डार्क हॉर्स जो मेरे लिए है वो अजिंक्य रहाणे हैं। वो बात नहीं की जाती इतने उनके बारे में T20 में, लेकिन वो सीएसके में भी हमने देखा था कैसे अटैकिंग प्लेयर है। वो आपको कूल एंड काम दिखते हैं, लेकिन वो द्रविड़ की तरह भी अंदर से एग्रेसिव बहुत है। एग्जैक्टली। और मैं भैया इसमें बताऊंगा कि केकेआर ने ना लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स वही लिए हैं जो इनके लिए 2024 में थे, और इनकी स्क्वाड में ना इन्होंने वैसे प्लेयर्स रखे हैं जो एक्सपीरियंस भी हैं। मनीष पांडे और अजिंक्य रहाणे को रखना मेरे हिसाब से एक अच्छा, हालांकि मेरे को नहीं लगता वो 11 में स्टार्ट करेंगे, बट दोनों बहुत अच्छे और एक्सपीरियंस बैकअप से, दोनों कैप्टनसी ऑप्शंस भी बहुत अच्छे हैं अगर वो रेगुलर प्लेयर्स हो। और उसके सिवाय आप देखो इस टीम में मैच विनर्स बहुत हैं। रिंकू सिंह रेगुलर इंडियन प्लेयर, अब उनका बहुत बड़ा नाम है। आंद्रे रसल मेरे खुद के पर्सनल फेवरेट है, वो तो जिस दिन चल गए बैट या बॉल दोनों से जिता सकते हैं। और आंद्रे रसल का टीम में होना ही दूसरे पे डोमिनेंस है, मुझे लगता है टीम में होना ही। आप रसल नारायण की बात करते हैं तो आप एक ब्रांड देखते हैं केकेआर का, उनको कहीं नहीं छोड़ा था। र्यूमर्स थे कि दोनों में से कोई शायद रिटेन ना हो, पर मेरे को पता था कि वो दोनों तो कहीं नहीं जा रहे। केकेआर की सबसे बड़ी खासियत हमने पिछले साल देखी, जो प्लेऑफ्स में उनको एक बार भी आंद्रे रसल को बैट पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो सोच लीजिए कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है, उन्होंने वही कोर को मेंटेन करने की कोशिश करी है। एंड जैसे रोहन ने बोला, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स भी ढूंढने की कोशिश करी है। अब मिचेल स्टार्क जो उनके मैच विनर थे, उसके जगह वो 2 ऐसे रिप्लेसमेंट्स में लेके आए हैं, स्पेंसर जॉनसन एंड एंड्रिक नोकिया। स्पेंसर जॉनसन एक ऐसे बॉलर है जो हल्के से रनअप से आते हैं और बहुत ही इजी एक्शन के साथ आके 150 की रफ्तार से बॉल डाल सकते हैं और बहुत हार्ड बॉल डालते हैं। और एंड्रिक नोकिया का हम कह सकते हैं पिछला सीजन खराब गया, लेकिन उससे पहले एंड इनफैक्ट इन दिस साल के हम T20 वर्ल्ड कप में भी उनकी 4 की इकोनॉमी रही होगी, जो बहुत ही ग्रेट है। ओडीआई में भी, और T20 में तो सोच लीजिए कितनी बड़ी है। तो एंड्रिक नोकिया जिसको हम कहते हैं पेस विद एक्यूरेसी है, बहुत लीथल वेपन है वो, और बहुत ही अच्छी बाय है इनके लिए, और वो भी मैच को वन साइड लेके जा सकते हैं। एंड भैया यहाँ पे उमरान मलिक को भी ले लिया है। उमरान मलिक जम्मू एक्सप्रेस, वही मैं कहने वाला था कि जम्मू का लोकल गाय हैदराबाद से होते हुए कोलकाता पहुंचे। आपको लगता है कुछ किस्मत बदलेगी, लक बदल सकता है इसका? उमरान मलिक को 75 लाख में लेना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी स्टील है। आपके पास पेसर आपके प्लेइंग इलेवन में जो होते हैं, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, एंड उसके साथ रसल और स्पेंसर जॉनसन और नोकिया में जो भी खेले, लेकिन उमरान मलिक को आप इंपैक्ट प्लेयर में ला सकते हो, बहुत अच्छी चॉइस है। एंड उमरान मलिक ने अभी रिसेंटली, मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था कल या परसों, अपने किसी इंटरव्यू में बोला है दैट इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मेरे को भारत अरुण और डीजे ब्रावो जैसे लीडर्स मिलेंगे। और डीजे ब्रावो का ऑन उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उमरान मलिक को हमेशा कहा जाता है कि उनके पास एक्सप्रेस पेस है, पर उनके पास वो वेरिएशंस और स्लोअर बॉल्स, यॉर्कर्स डेवलप नहीं है। और डीजे ब्रावो से अच्छा मेंटर उनको मिल नहीं सकता, उनकी वो लाइन लेंथ, उनकी वो वेरिएशन सुधारने में। तो मेरे को लगता है आपको एक अलग और एक डोमिनेटिंग उमरान मलिक इस साल दिखने वाले। एक और चीज है उमरान मलिक के बारे में, जब वो सनराइजर्स हैदराबाद में थे तो वो बाय फार क्विकेस्ट बॉलर थे उस टीम में, राइट? तो एक वो सेंस ऑफ कंपटीशन नहीं था। अब वो केकेआर जैसी टीम में, जहां उनके पास द लाइक्स ऑफ स्पेंसर जॉनसन, एंड्रिक नोकिया, हर्षित राणा है, जो बहुत इक्वली तेज है सारे। तो एज अ फास्ट बॉलर मैं भी जानता हूं कि जब कोई खेलता है तो एक हेल्दी कंपटीशन होता है, जो वसीम वकार भी करते थे एक दूसरे के साथ। तो एक हेल्दी कंपटीशन की वजह से उमरान अपने आप को सिर्फ लेवल अप करना चाहेंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं ही ग्रेट हूं, मैं ही वो हूं। वो हमेशा एक हेल्दी कंपटीशन में रहेंगे और कंपीट करेंगे अपने प्लेयर्स के साथ, और इंप्रूव करके आएंगे और निखर के आएंगे ज्यादा। पर भैया मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो मेरे को एक
एक अकेला डाउट लग रहा है इस पूरी टीम का। राहुल, मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि इस टीम का कैप्टन कौन है, क्योंकि कैप्टनसी ऑप्शंस आप देखो, वेंकटेश भी है, रिंकू भी है, रसल नारायण ने भी एक्सपीरियंस करते रहते हैं कैप्टन को। हमें देखना है कि कैप्टन किसके चांसेस ज्यादा हैं इस पर कैप्टन के। जी मेरे को लगता है वेंकटेश अय्यर इन्होंने लिया है। इनके प्लेयर तो 3 साल के रहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इनके कैप्टन 1 साल के रहेंगे। मेरे हिसाब से अगर इस साल इस लड़के का सीजन अच्छा जाता है, अंग्रीज रघुवंशी, तो ये शायद फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो केकेआर के कैप्टनसी के लिए, क्योंकि ये भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं एंड ही इज आल्सो अ गुड ब्रेन फील्ड में हमने देखा हुआ है। और आपको इस साल कौन लग रहा है? इस साल तो वेंकटेश ही रहा। अगर आप 23 करोड़ खर्च रहे हो इतना ज्यादा लगा के, तो सिर्फ प्लेयर के लिए ही नहीं, आप एक कैप्टनसी मटेरियल भी देख रहे हो जो आपके सेटअप में इतने टाइम से रहे हैं। और आपको एक ऐसा कैप्टन चाहिए जो एक बैलेंस रख के चल सके न्यू कमर्स में और ओल्ड गाइज में। और बीच में ना मैं पर्सनली वेंकटेश से ज्यादा रिंकू की तरफ देखूंगा, क्योंकि रिंकू ने यूपी T20 में अपनी टीम के लिए कैप्टनसी करी भी है एंड मेरे को लगता है रिंकू सिंह एक वैसे प्लेयर है जो कैप्टनसी को मैनेज कर पाएंगे। वेंकटेश अय्यर को अगर आप 3-4 पे फ्रीली खेलने दे बिना कैप्टनसी रिंकू सिंह में एग्रेशन है। मुझे लगता है रिंकू सिंह में एग्रेशन ज्यादा है, शायद उसको कैप्टनसी में इतना वो चांस ना दे के क्या। रिंकू सिंह का मेरे हिसाब से एक थोड़ी सी जो ड्रॉबैक है वो शायद कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। मैं ये नहीं कहता किसी को डाउनग्रेड कर रहा हूँ उनकी इंग्लिश की वजह से, लेकिन कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होती है। जब आपके मन में जो मैसेज होता है वो ठीक से ट्रांसलेट होकर आपके प्लेयर्स तक नहीं पहुंचेगी, तो वो एक कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप और बैरियर रहेगा। हालांकि एक और कैप्टनसी मटेरियल है इस टीम में जो मेरे ख्याल से 1 साल के लिए देखे जा सकते हैं, वो है अजिंक्य रहाणे। थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता है। यस, अजिंक्य रहाणे को भी अगर कैप्टन लेते हैं तो कोई बुरी ऑप्शन नहीं होगी भैया रहाणे के। बट उनका वो ये कि उनकी प्लेइंग 11 में डाइसी है। प्लेइंग 11 में रहाणे की मेरे को जगह बनती हुई समहाउ दिख ही नहीं रही है, इंपैक्ट प्लेयर में भी या प्लेइंग 11 में भी। तो आप चाहेंगे एक ऐसा कैप्टन हो जो कॉन्स्टेंटली टीम में हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स की तरफ देखें, रसल नारायण दोनों 10 साल से ऊपर से है, हालांकि कैप्टनसी का एक्सपीरियंस इतना नहीं है दोनों के पास। बात नहीं कर रहे हैं हम, एक बंदे की बात नहीं कर रहे हैं। क्विंटन डिकॉक को कैसे देख रहे हो आप इस बार? क्विंटन डिकॉक देखिए, प्लेयर तो बहुत बढ़िया है एंड ही इज आल्सो कीपर। मेरे ख्याल से वो ओपन करेंगे, लेकिन उनकी भी फॉर्म जैसे कहते हैं ना डाइसी रहती है थोड़ी बहुत। चल गए तो रोहित शर्मा की तरह वो भी सामने वाली टीम को खोल देंगे, लेकिन उनका वो ये कि पैचेस में आ रही है परफॉर्मेंस। एक बार मोइन अली तो वही है ना भैया, फिर मोइन अली का भी स्टार्ट करने का। ऐसे तो रॉबमन पोवेल मेरे लिए सबसे पहले कैप्टन होते इस टीम के, लेकिन रॉबमन पोवेल स्टार्ट नहीं कर रहे इस टीम में। तो ऐसे जो इनके कैप्टनसी चॉइसेस है ना, वो इस टीम के प्लेइंग 11 में स्टार्ट ही नहीं कर रहे ज्यादातर। तो आपको वेंकटेश या रिंकू की तरफ ही देखना पड़ेगा, अनटिल आप सुनील नारायण की तरफ देख रहे हैं जो इनके लिए इंटरनेशनल लीग T20 में, अबू धाबी T20 में भी कैप्टनसी करते हैं, बट उनका रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब है केकेआर के लिए बड़ी दिक्कत यह भी हो सकती है कि कैप्टन किसको बनाना है, और जिसको बनाना है उसको कम से कम फिर टूर्नामेंट के मिड में चेंज ना किया जाए, उसको कंटिन्यू किया जाए। और ये बहुत बड़ा पॉइंट रहेगा। और अगर 3 आर केकेआर के पास हैं तो 2 आर हमारे भी हैं क्रिकेट बाज के पास, राहुल और रोहन, और इनकी भी जो एनालिसिस है वो बहुत सही जा रही है कि आखिर कौन होगा इस बार केकेआर का कैप्टन। अच्छा, अब बात ये करते हैं जरा, मुंबई इंडियंस और केकेआर किसके ज्यादा चांसेस है फाइनल 4 में पहुंचने के? मेरे हिसाब से तो अभी भी मैं कहूंगा केकेआर के ही हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि वही सेम टीम है जो पहले थी। मुंबई इंडियंस का ना आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, इनएक्सपीरियंस ज्यादा है। केकेआर में भी वो है, बट वो ऐसा इनएक्सपीरियंस है जो टेस्ट हो चुका है 2024 में। और केकेआर के पास जैसे मैच विनर्स है ना, अगर वो अपने दिन पे चल जाए, कॉन्स्टेंटली चलते हैं और बैट या बॉल दोनों ऑलराउंडर्स बहुत है। हर्षित राणा एक ऑलराउंडर अब डेवलप हो रहे हैं, रिंकू सिंह आजकल बॉल डालने लगे हैं, रसल नारायण तो है ही। तो मेरे को लगता है अभी भी कि केकेआर की टीम रेटिंग वाइज 8, 9 है 10 में से, और वो टॉप 4 में जा सकते हैं। मुंबई की टीम भी स्ट्रांग है। मेरे हिसाब से अगर वो टीम एक होके आ गई तो वो मेरे ख्याल से अनडिफीटेबल है इस बारी। बहुत कम, जैसे केकेआर का पिछले साल गया था सीजन, वैसे मुंबई का जा सकता है। बिल्कुल, मुंबई इंडियंस अगर कलेक्टिव होके आ गए, वो अगर रोहित शर्मा की बैकिंग से हार्दिक पांड्या भी एकजुट होके आ गए, वो भाईचारा मैंने बोला वो आ गया, तो ये टीम तो मेरे ख्याल से इंडिस्ट्रक्टेबल है इस वक्त। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि केकेआर के चांसेस तो हैं ही, मगर मुंबई इंडियंस का एक चीज देखनी पड़ेगी, इफ एंड बट है उसमें। अगर उनके पहले 2-3 मैचेस सही जाते हैं मुंबई इंडियंस के, तो इस बार मुंबई इंडियंस की ट्रेन तेज चलेगी। और अगर वो शुरू में कहीं ना कहीं 2-3 मैचेस में फिसलते हैं तो फिर ये देखना होगा कि शायद वो आगे जाकर कवर कर पाए। मुंबई इंडियंस का क्या सीन है भैया, आप जितने सीजन उठा के देख लीजिए जिसमें वो जीते हैं,
स्टार्टिंग में वो हमेशा लगातार मैचेस अच्छा। आ रहे हैं, 4-5 मतलब मैच लगातार उल्टा आए हो हुए सकता है, हैं। उल्टा हो सकता है कि शुरू आप में देखिए अगर नहीं उनके पास perform करेंगे बैटिंग तो आगे पावर चल हाउस तो है ही जो उन्होंने रिटेन किया Bowling है। कितनी strong है? लेकिन बॉलिंग कितनी स्ट्रांग है, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह, ये तो आपके 3 बढ़िया बॉलर्स आ गए हैं। उसके साथ साथ मेरे ख्याल से इनके स्पिनर्स कौन कौन है? स्पिनर्स की मेरे को स्पिनर्स की थोड़ी दिक्कत मेरे को स्पिनर्स की भैया मैं आने वाला था। स्पिनर्स का इनएक्सपीरियंस है, आप कह लो क्वालिटी अच्छी है, लेकिन करण शर्मा क्या आप स्टार्ट करना चाहते हो? वो उतने खास प्लेयर नहीं है। लेकिन करण शर्मा का क्या कहते हैं ना, वो एक लकी चार्म होते हैं किसी भी टीम के लिए जिसमें वो होते हैं। लगातार 3-4 सीजन जिस भी वो टीम में रहे, अलग अलग टीमों में रहे और वही टीम आगे जाके जीती है आईपीएल। तो कहीं ना कहीं ये लक फैक्टर, ये क्या कहते हैं इसको, सुपरस्टिशन, स्पोर्ट्स में तो बहुत काम आ जाता है। और वो करण शर्मा भी ऐसी यूटिलिटी प्लेयर है, उनका क्विक एक्शन जो आता है वो बैट्समैन को रीड करने में मुश्किल होती है उनकी बॉल। भैया बस वही है, इनको अपने इनएक्सपीरियंस के साथ खेलना पड़ेगा। इंडियन एक्सपीरियंस तो इनके पास है, फॉरेन स्टार्स उतने अच्छे नहीं है, और जो 2 प्लेयर नमन धीर और रॉबिन मिल्स भी हैं, उनके पास आईपीएल का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। एंड एक ही अकेला रीजन है कि मैं इनको टॉप 4 में शायद आज के डेट में भी नहीं देख पा रहा, आगे देखना पड़ेगा कि क्या इनएक्सपीरियंस का खेल सकते हैं, क्या रोहित शर्मा सेम रोहित शर्मा आएंगे, क्या ट्रेंट बोल्ट सेम ट्रेंट बोल्ट आएंगे, ये थोड़े क्वेश्चंस है मेरे को। इनएक्सपीरियंस से मुझे एक बात याद आई, जो पिछले साल नमन धीर आए थे, उन्होंने तो एक भी आईपीएल मैच नहीं खेला, लेकिन वो पहली बॉल से आके मारना शुरू कर गए। नमन धीर जैसे एक्सप्लोसिव बैट्समैन भी आपके पास पड़े, जो पता नहीं शायद स्टार्ट करेंगे कि भी नहीं करेंगे, तो आप सोच लीजिए उनके पास भी बेंच में स्ट्रेंथ है। हाँ, स्पिनर्स की एक दिक्कत है, लेकिन वो मैनेज हो जाएगी। अला गंजाफर जो है वो एक अच्छे मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है उन्हें, बोथ वेज स्पिन करते हैं, और मिचेल सैंडर को भी खिला सकते हैं उनकी जगह। गुरबाज का क्या लग रहा है? गुरबाज का भैया आप देख लो, चाहे सीपीएल उठा लो, चाहे अभी अबू धाबी टी चल रही है उठा लो, वो 15-20 बॉल में 50 मारने वाले प्लेयर है, और गुरबाज भी किसी भी टीम में स्टार्ट करते। पर यहां पे क्योंकि आपके पास डिकॉक जैसा एक्सपीरियंस कैंपेनर है, एक अच्छा विकेट कीपर है, और पॉसिबली आपको पता नहीं कल को कैप्टेंसी चॉइस भी हो सकता है, तो आप डिकॉक से स्टार्ट कराएंगे। पर गुरबाज एज अ बैकअप अपने आप में एक बहुत डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है। उन्होंने प्लेऑफ्स में जब फिल शॉट अवेलेबल नहीं थे केकेआर के लिए, तो स्टार्ट किया भी था और अच्छा परफॉर्म भी किया था। देखिए क्विंटन डिकॉक मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे भी क्विंटन डिकॉक के साथ सिर्फ हाँ जी, क्विंटन डिकॉक मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है। लेकिन आपने जैसे बोला ये केकेआर जो टीम है फाइटर्स की टीम है, तो रहमतुल्लाह गुरबाज एक बहुत बड़े फाइटर है। जैसे इसने बोला 15 ओवर में 50 आती है, लेकिन अगर टीम स्ट्रगल करे तो 40 बॉल में भी 60 मार के दे सकते हैं आपको, लेकिन कभी अपनी विकेट नहीं देंगे। और अफगानिस्तान के लिए टी20 वर्ल्ड कप भी गुरबाज का बहुत अच्छा गया था। और उसमें खासियत यही है कि गुरबाज चाहे अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, बट वो इंडियन कंडीशन के हिसाब से ही पूरी तरह से जो है रचे रमे हुए हैं, क्योंकि वो इंडिया में ही रहते हैं, यही प्रैक्टिस, यही खेलना। तो गुरबाज को आप ये मान के चल सकते हो कि वो इस कंडीशन से बिल्कुल फेमिलियर हैं और इसी कंडीशंस में खेलते हैं, इसलिए गुरबाज के लिए कहीं पर भी खेलना इंडिया में एक्चुअली बहुत फेमिलियर रहता है। भैया मेरे दिमाग में एक और थॉट भी आई थी, और ये बहुत अच्छी थॉट हो सकती है कि अगर आपको अपना कोई ओवरसीज पेसर खिलाना ही नहीं है, कि स्पेंसर जॉनसन और नोकिया दोनों को नहीं खिलाना, तो आप उमरान मलिक को खिला लीजिए, और गुरबाज और डिकॉक दोनों भी खेल सकते हैं। फिर केकेआर का मुझे जो एक जगह केकेआर का मुझे जो थोड़ा सा ड्रॉबैक लग रहा है, वो इनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इनकी बैटिंग हम देखें, बड़े नाम नहीं है। वो पिछले साल इसलिए जीते क्योंकि उनके जो प्लेयर्स थे वो इन फॉर्म थे। फिल सॉल्ट आपकी डिस्ट्रक्टिव ओपनर, और सुनील नारायण इन फॉर्म थे। मैंने जैसे बोला सुनील नारायण थोड़े इनकंसिस्टेंट है। वेंकटेश अय्यर भी अच्छे प्लेयर है, लेकिन थोड़े उनके भी पैचेस में रन आते हैं। तो रमनदीप सिंह को ऊपर खेलने की आदत नहीं है, वो बीच में खेलते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ प्लेयर जो आती मारते हैं, कभी चलते कभी नहीं चलते, तो ये थोड़ी बहुत बैटिंग फॉर्म का इशू होता है। वो डिपेंड करता है उस दिन कौन चलता है, उसमें उस लय में कौन है अच्छी लय में। लेकिन बॉलिंग बहुत ही स्ट्रांग है इनकी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण आपके 8 पैक बॉलिंग देती है। फिर स्पेंसर जॉनसन आगे या नोकिया में से कोई एक। आंड्रे रसल बहुत अच्छे बॉलर है जो बात की जाती है। भैया आपको रसल का बस एक चीज देखना पड़ेगा कि रसल क्या फिट है या नहीं है, वो हमेशा उनके लिए कंसर्न रहा है, क्योंकि अ फिट रसल, बिल्कुल अ फिट रसल इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द आईपीएल। बट क्या रसल फिट है? क्या वो आपको 4 ओवर दे सकते हैं? इस सीजन उन्होंने 4-4 ओवर आपको दिए। वो वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स थे आईपीएल के। 18-19 विकेट उन्होंने केकेआर के लिए ली थी, सबने विकेट्स ली थी केकेआर के लिए। वो डोमिनेट कर रही थी पूरी बॉलिंग टीम। तो बॉलिंग में मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं है। बैटिंग में क्या मेरे लिए क्विंटन डिकॉक बहुत बड़े प्लेयर होंगे इस टीम में। अगर क्विंटन डिकॉक चल जाते हैं या गुरबाज जो भी खेलते हैं, केकेआर को कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे दर्शक जो हमें हमारा पहला एपिसोड देखा है, उनकी एक और डिमांड है। दे वांट कि हम अपने 3 हॉट फेवरेट्स बताएं हर टीम के, ताकि लोगों को लगे कि इस बार हमारे। तो पहले राहुल से शुरू करते हैं। राहुल, आपके 3 फेवरेट मुंबई इंडियंस मेरे 3 फेवरेट्स मुंबई के लिए बुमराह, सूर्य कुमार, और मेरे फेवरेट मैं हमेशा बायस रहूंगा उनके लिए रोहित शर्मा। केकेआर से
मुझे लगता है मुंबई से अपने मेरा भी तीन same बोलूंगा, होगा। बुमराह तो 100% है ही है। मेरे लिए दूसरे विल जैक्स होंगे, डिस्ट्रक्टिव ओपनर। Okay. एंड तीसरा मैं कहीं ना कहीं कहूंगा हार्दिक पांड्या, क्योंकि कैप्टन है और ऑलराउंडर है। अब मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए भी पहले रोहित शर्मा और सेकंड बुमराह और थर्ड इज स्काई। स्काई इज ऑल टाइम फेवरेट क्योंकि वो जब चल जाता है ना तो वो धो देता है। अब आते हैं केकेआर पे। जी केकेआर में मेरे सबसे टॉप पे करेंगे आंद्रे रसल। बिल्कुल ही पावर हाउस ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको मैच जिता सकते हैं। और दूसरा मेरे हिसाब से एंड्रिक नोकिया रहेंगे। एंड्रिक नोकिया, अगर वो मैंने बोला ना जैसे पेस विद एक्यूरेसी, तो एक बहुत ही लीथल वेपन होता है वो। आपको एक तरफ से बैट्समैन भी परेशान हो जाते हैं कि खेलूं कैसे मैं इसको, कहीं भी डाले 150 की पेस से आ रही और पका हुआ लेंथ और लाइन से आ रहा होगा तो उसमें मारना बहुत डिफिकल्ट है, किसी स्पिनर से ज्यादा मुश्किल। थर्ड मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं, बट मैं अगर वो चल गए तो फिर वो भी वन साइडेड हरा सकते हैं किसी भी टीम को। क्विंटन डिकॉक है। मैं भैया कहूंगा थोड़ा अलग। मेरे लिए एक हर्षित राणा सबसे पहले है ही है, इंडियन बॉलर। उनके पास इतनी वेरिएशंस है, पेस भी डालते हैं। हर्षित राणा एज अ बॉलर सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। रसल तो देखो, मैं बायस्ड हूं, मेरे फेवरेट प्लेयर है आईपीएल के, रसल तो होंगे ही होंगे। राहुल पहले बोल चुका है, डिस्ट्रक्टिव ऑलराउंडर। तीसरा मैं थोड़ा सोच रहा था, बट यू कांट मिस दिस प्लेयर, यू कांट। तो सुनील नारायण तीसरे है ही है, बॉल मिस्ट्री स्पिनर। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण दोनों ही इनफैक्ट मेरे लिए होंगे कि स्पिनर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पिनर्स आपको आईपीएल जिताते हैं। लेग स्पिनर हो, ऑफ स्पिनर हो, मिस्ट्री स्पिनर हो, आपको आईपीएल जिताते हैं। तो ये मेरे तीन नाम। अच्छा, मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूं केकेआर को लेके कि किसको फेवरेट रख सकता हूं, पर मुझे लगता है आई विल स्टार्ट विद सुनील नारायण। सुनील नारायण मुझे खुद भी अच्छे लगते हैं पर्सनली, और वो वही बात है कि जब चल जाते हैं तो फिर धमाल। तो सुनील नारायण। एंड सेकंड आई विल गो विद आंद्रे रसल। आंद्रे रसल को तो हम नहीं उसको अवॉइड कर सकते। और थर्ड मुझे लगता है इस टीम में रिंकू सिंह का रोल बहुत बड़ा रहने वाला है। इसमें रिंकू सिंह को अपना थर्ड फेवरेट मान के चल रहा हूं जी। मेरे हिसाब से हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बोलो। टॉप पिक्स तो हमने कर लिए, लेकिन केकेआर जैसी जो टीम है उसमें वो पिछले साल भी इसलिए थी कि सारे कलेक्टिवली साथ में चले। हर बॉलर का ऑलमोस्ट 17 के ऊपर विकेटें थी, रन्स भी सारे कंट्रीब्यूट कर रहे थे, फील्डिंग भी बहुत अच्छी थी। और केकेआर में मेरा सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि कौन अच्छा कैप्टन है, बट रादर कि कौन वो एक फाइटिंग कल्चर सेट कर सकता है उस टीम में। क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया कि वो टीम फाइटर्स की टीम है। हर्षित राणा हो गए, मैं खेला उनके साथ, बहुत अग्रेसिव प्लेयर है, मेरी उनकी खुद की नोकझोंक हुई है थोड़ी बहुत, तो मैं जानता हूं वो भी अग्रेसिव प्लेयर है। तो ये कल्चर सेट करने की बात होती है। तो कैप्टन, क्या वो कैप्टन केकेआर का वो कल्चर सेट करके उनको एक साथ आगे लेके चल सकता है, ये सवाल है। ये नहीं कि कौन अच्छा प्लेयर और कौन अच्छा लीड कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा कि गौतम गंभीर अब उस सेटअप में नहीं है और डीजे ब्रावो उनकी जगह है। गंभीर एक बहुत बड़ा रोल थे, क्योंकि देखो अगर आपके इस साल गंभीर होता ना तो आप उतना डाउट नहीं करते कि कैप्टन कौन होगा क्या होगा, क्योंकि बाहर से गंभीर नहीं चलाना था। श्रेयस अय्यर को आप देखो कैप्टन थे, लेकिन क्रेडिट किसको दिया? गंभीर को ही दिया, अभिषेक उसको ही दिया, अभिषेक नायर को। और वो दोनों ही नहीं है, अभिषेक नायर जो केकेआर के लिए कोचिंग स्टाफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और गौतम गंभीर अब इंडिया के कोच है। तो ये क्या चंद्रकार पंडित और डीजे ब्रावो दोनों का डुओ अच्छा हो सकता है, ये हमें देखना पड़ेगा। देखिए डीजे ब्रावो तो एक्सपीरियंस T20 प्लेयर है। हाँ, अब बात ये है कि मुंबई इंडियंस की तो चीजें सेट हैं, उनको अगर कुछ सेट करना है तो अपनी केमिस्ट्री ठीक करनी है, फिर वो टीम आगे बढ़ सकती है। पांड्या ही कैप्टन होंगे कंफर्म। अगर केकेआर में चीजें डाउट है, हमारे कोच नए आ गए हैं, ब्रेवो कैसे कोचिंग करते हैं और किसको कैप्टन लाते हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और एसआरके का रोल तो रहता ही रहता है, क्योंकि वो एक मोटिवेशन रहते हैं पूरी टीम के लिए। तो एसआरके की केकेआर इस बार क्या धमाल मचाएगी, क्या रिटेन करेगी अपनी ट्रॉफी, और क्या मुंबई इंडियंस इस बार कुछ नया करने वाले हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें। हाँ, आपने जैसे बोला कि एसआरके की केकेआर, ये मेरे ख्याल से एक लौती टीम है जो अपने ओनर के लिए भी खेलती है। बाकी ओनर्स आते हैं, चाहते हैं टीम उनके लिए अच्छी करे, लेकिन ये एक टीम है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट इंडियंस जो सारे हैं वो बचपन से एसआरके को देख के बड़े हुए हैं, सारे उनके फैन हैं। पर्सनली मैं भी खेलना चाहूं, मैं केकेआर एसआरके के लिए ही खेलना चाहूंगा। कहीं ना कहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते शाहरुख खान, बिजनेस इमोशन है, वो इमोशन है उनका, वो एसआरके ब्रांड वैल्यू, उनकी फेस है। एसआरके हर मैच में होते हैं, एसआरके हर मैच में होते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ है वो उस टीम को लेके। तो बड़ी चीज यही है कि तभी मैं बार बार बोल रहा हूं एसआरके की केकेआर। बाकी ओनर्स का नाम इतना नहीं जुड़ता है जितना इनका जुड़ता है, इसलिए वो क्या करने वाले हैं देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और सबसे बड़ी बात है, अच्छा राहुल और रोहन कल किन टीम्स को लेकर आ रहे हैं हम? कल हम एलएसजीएन गुजरात को लेकर आते कल। गुजरात और दूसरा लखनऊ। तो कल बात करेंगे गुजरात और लखनऊ की। तो आज
हमारे एनालिसिस आपको कैसे लगे हैं ये जरूर डीएम करके और नीचे कमेंट करके बताइए। और आप भी हमें बताइए कि आपको क्या लगता है केकेआर के कैप्टन कौन होंगे इस बार, और कौन है आपके हॉट फेवरेट 3 प्लेयर। हमने तो आपको बता दिया, अगर आपकी और हमारी चॉइस मिलती है तो हमें लगेगा कि आपके भी एनालिसिस हमारे जैसे होंगे। मगर क्रिकेट बाज चलता रहेगा और हम आज ही एक चीज अनाउंस दोबारा कर दें कि इस बार जब आईपीएल सीजन शुरू होगा क्रिकेट बाज लगातार कंटिन्यू चलेगा और हमारे दोनों क्रिकेट बाज राहुल और रोहन हमारे साथ रहा करेंगे हर रोज। मगर फिलहाल टीम्स के ऊपर क्या हमारी जानकारी है, क्या पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा डाउन है, ये हम आपको बता रहे हैं। आप हमारे इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, क्योंकि फाइनली आपको भी अपनी अपनी टीम्स बनानी है कि आपकी हॉट फेवरेट 11 कौन सी है। तो थैंक यू हमारे दोनों क्रिकेट बाज राहुल और रोहन। कल दोबारा मिलेंगे, बात करेंगे गुजरात और लखनऊ की। तो अब तक के लिए यही, स्पोर्ट्स रूम में इतना ही, द न्यूज रूम देखते रहिए। धन्यवाद।